जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आज आपने स्माइल सेट टेस्ट सीरीज का 11वां पेपर दिया है, जो कि अपने भूगोल के खंड ए के सभी अध्यायों से संबंधित था, जो हमारे नवीनतम पाठ्यक्रम में है। और उम्मीद करता हूं आज का पेपर आपका बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और अब हम अगले जो टेस्ट होगा अपना स्माइल सेट का 12वां पेपर, वो आपके खंड ब के पहले चैप्टर यानी 13वां चैप्टर, जिसका नाम है भारत जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि वाले चैप्टर से होगा, यानी अगले संडे को 6 दिसंबर को। अब हर संडे को आपके एक एक चैप्टर का टेस्ट जो आपका नवीनतम सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग होता रहेगा। आप कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिए और अपना मूल्यांकन है वो भी करते रहिएगा। और आज के इस पेपर के सॉल्यूशन को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले एक दो बात मैं आपको कहना चाहूंगा। एक तो आपने बहुत से प्रश्न मुझे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में पूछ रखे हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, मैंने बहुत से प्रश्नों के जवाब दिए हैं और बहुत से रह भी गए होंगे। तो अगले 2 या 3 दिन बाद यानी बुधवार बृहस्पतिवार तक मैं एक आपके इन प्रश्नों को लेकर, जो प्रश्न आपने मुझसे पूछे हैं, जो जिज्ञासा आपकी है, जो कुछ पूछना चाहते हो, भी बहुत से प्रश्न आपके दिमाग में चल रहे होंगे, तो उन प्रश्नों के उत्तर देने का एक वीडियो है वो मैं 2-3 दिन बाद बनाऊंगा। तो तब तक आप ये कीजिएगा, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको अपना रिजल्ट तो बताना ही बताना है इस पेपर का, उसके साथ साथ आपके मन में कोई प्रश्न हो अपनी कक्षा 12 और भूगोल से संबंधित या परीक्षा संबंधित, जो भी आपके दिमाग में कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न हो, तो वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अवश्य डाल दीजिएगा। तो YouTube के जो मेरे वीडियो है उनके अंदर कमेंट बॉक्स में आप जो प्रश्न पूछोगे उनका जवाब है वो मैं अगले 2-3 दिन बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें सभी प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। और उसके बाद मेरा प्रयास रहेगा भी हर सप्ताह यानी वीक में एक बार कम से कम इस प्रकार का वीडियो बनाऊं, जिसमें आपके जो प्रश्न पूछते हो आप उनका आंसर मैं एक साथ आपको दे दूं। और उसके बाद अगर कोई फिर भी प्रश्न पूछता है तो आप मैंने पहले कहा था ना, भी आप मेरे सच्चे सारथी हो, तो और अच्छा भी लगता है, मेरी बहुत सा वर्कलोड आपने कम भी करवा दिया है। बच्चों के कोई प्रश्न होते हैं और जो पहले आया हुआ है और आपको पता है उसका उत्तर क्या होगा, तो आप उन बच्चों को उत्तर भी दे देते हो, ये भी मेरे लिए थोड़ा सा हेल्पफुल है, उसके लिए आप सबका थैंक यू। तो आप यही है, आपके जो भी प्रश्न जिज्ञासा जो भी है इस वीडियो के कमेंट में आप डालिएगा। और अगर पहले आपने प्रश्न पूछ लिया है तो आपसे एक निवेदन रिक्वेस्ट है, एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप उस प्रश्न को आप दोबारा डाल दीजिएगा इसके अंतर्गत, ठीक है। तो अब अपने आज के पेपर का जो स्माइल सेट का 11वां पेपर है और उसमें खंड ए के 1 से 12 में जो आपके सिलेबस वाले चैप्टर थे उनमें से मैंने पेपर बनाया है। तो एक एक करके उन प्रश्नों के आंसर को स्टार्ट करते हैं, किस प्रकार से आपने लिखा होगा। और आप भी अपने जिस रजिस्टर में आपने टेस्ट दिया है उसको ओपन कर लीजिएगा और साथ में कॉपी जांचना भी प्रारंभ कीजिएगा। तो पहला प्रश्न था आज आपका कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल को इस प्रकार परिभाषित करने वाले भूगोलवेता कौन है? आपका बिल्कुल सही हुआ होगा, वो अमेरिका की भूगोलवेता एलन सैंपल है। इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना था एलन सैंपल। मानव भूगोल को लेकर एलन सैंपल ने जो परिभाषा दी है वही इस पेपर में पूछी है। और आप ध्यान दीजिए, प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, मानव भूगोल की एलन सैंपल की परिभाषा लिखिए, तब आपको ये परिभाषा देनी है। परिभाषा देकर आपको परिभाषा देने वाले का नाम पूछा जा सकता है। तो अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, वो चीज भी आप इस मेरे इस टेस्ट सीरीज के साथ आप अवश्य सीख रहे होंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है एलन सैंपल। और अंक दीजिए, आपको पता है 1 से 20 तक जो प्रश्न है वो 1-1 नंबर का है और 21 से जो 25 है वो 4-4 नंबर के हैं। आगे बढ़े। दूसरा प्रश्न है कि 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन किन 2 रूपों में हुआ? तो 2 रूपों में हुआ,
तो दोनों के नाम लिखने आपको, सांस्कृतिक भूगोल और दूसरा है आर्थिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, और अपने को अंक दीजिए आप। आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न है कि नियतिवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को कौन सी संकल्पना परिलक्षित करती है और इस संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपको पता है इसमें हमने 3 संकल्पनाएं, कंसेप्ट पढ़े थे, नियतिवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। तो इसने पूछा है कि नीतिवाद और संभववाद के बीच की जो कड़ी कौन सी है, तो उस संकल्पना का नाम है नवनियतिवाद। तो आपको पहले लिखना है भी वो मध्य मार्गी कौन सा है, नवनियतिवाद, जो नीतिवाद और संभववाद दोनों को अपनाए हुए हैं, और इसका जो प्रतिपादक है यानी प्रतिपादन करने वाला है वो है ग्रिफिथ टेलर। तो दोनों आपसे पूछे थे आधे आधे नंबर के, आपको कंसेप्ट बताना था, उसका नाम नवनियतिवाद है और देने वाले का नाम ग्रिफिथ टेलर, वो भी आधे नंबर का। बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा प्रश्न था ये। चौथा प्रश्न है कि प्रदूषित जल के उपयोग से होने वाली किन्हीं 2 बीमारियों के नाम लिखिए। तो कोई भी जो प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां उनके नाम लिखना है। जैसे मैंने यहाँ 2 लिख दिए, हैजा और पीलिया। इस प्रकार से कोई पेट संबंधी जो रोग होते हैं वो मोस्टली पानी की वजह से ही होते हैं, प्रदूषित जल की वजह से। तो हैजा और पीलिया है वो प्रदूषित जल से होने वाली बीमारियां हैं। 5वां प्रश्न है आप्रवास और उत्प्रवास में अंतर लिखिए। बहुत से बच्चों ने उस पेपर वाले वीडियो में ही कह दिया था सर आपने तो आउट ऑफ सिलेबस दे दिया। हाँ बिल्कुल, सॉरी बेटा, उसके लिए वो फ्लो में प्रश्न निकल गया, क्योंकि 5वां चैप्टर है वो आपके राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बोर्ड परीक्षा के अंदर इस चैप्टर को हटा दिया है। लेकिन फिर भी उम्मीद करता हूं आपने पहले बच्चों ने पढ़ा भी है, इसका आंसर लिखा होगा। अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो सिलेबस हट गया है, जो टॉपिक हट गया है, उसमें प्रश्न है वो नहीं आएंगे। वो अच्छी बात है, बहुत से बच्चे नॉलेज के लिए सब चैप्टर को पढ़ रहे हैं, वो आपके लिए अच्छी बात है। तो आप्रवास और उत्प्रवास वाला है ये आउट ऑफ सिलेबस हो गया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसका आंसर देख लेते हैं। आप्रवास का मतलब है बाहरी प्रदेशों से किसी प्रदेश के अंदर आना, और उत्प्रवास का मतलब है किसी एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना। तो बाहर जाने वाला उत्प्रवास है और अंदर आने वाला है वो आप्रवास कहलाता है। इस प्रकार परिभाषा देनी थी, लेकिन अब ये आउट ऑफ सिलेबस मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप टोटल अंक आप थोड़ा कितने थे अपने 20 और 20 40 का था, तो आप 2 प्रश्न ऐसे हैं तो 38 नंबर का पेपर मान के हल कर लीजिएगा, और अगर आपने किया है तो 40 के हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। छठा प्रश्न है कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि हेतु आप विश्व के किस क्षेत्र का चयन करेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिएगा बोर्ड परीक्षा में भूगोल विषय में अक्सर अपने इस प्रकार से प्रश्न आ जाते हैं, आप अपने सुझाव दीजिए, आप होते तो क्या करते, आप किस प्रकार से ऐसे क्षेत्र का चयन करेंगे। तो आप उप वाले से ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, आपको मुद्दे पर रहना है। भी मुद्दा क्या है, वो ये कह रहा है कि विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। तो अब आपके दिमाग में ये होना चाहिए भी ये कृषि कहां पर अधिक होती है, तो जहां अधिक होती है हम उसी क्षेत्र का चयन करेंगे। ठीक है, तो वो क्षेत्र कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का हम चयन है वो करेंगे, और ये लिखा है आपने, तो 1 नंबर दीजिए और आगे बढ़िए। 7वां प्रश्न है कि उच्चतम स्तर के निर्णय लेने की क्रिया किस क्रियाकलाप यानी व्यवसाय में सम्मिलित की जाती है? तो आपको पता है जो निर्णय लेने वाले जो कार्य हैं वो हमने कहा शामिल कर रखे हैं? पंचम व्यवसाय में। 5वां जो व्यवसाय है पंचम व्यवसाय में इसको शामिल किया गया है। 8वां प्रश्न है कि सन्नगर शब्द का सर्वप्रथम कब और किसने प्रयोग किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, पहले भी पूछा जा चुका है अपना। 1915 सन्नगर शब्द कब दिया गया? 1915 में दिया गया, और देने वाले का नाम है पैट्रिक गिडीज। तो आधे आधे नंबर की दोनों तथ्य थे, आप आधा आधा नंबर दें जितना सही है। तो 1915 में सन्नगर शब्द आया और देने वाले का नाम है पैट्रिक गिडीज है। आगे बढ़े, और 9वां प्रश्न है कि केरल का मानव विकास सूचकांक सर्वाधिक होने का क्या कारण है? तो ये प्रश्न भी अपना डायरेक्टली 5वें चैप्टर से है, तो इसको भी हम आउट ऑफ सिलेबस कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने लिखा है तो और अच्छी बात है। तो इसका आंसर की अगर हम बात करें तो वो है उच्च साक्षरता दर की कारण। 5वें चैप्टर से गलती से ये 2 प्रश्न है वो सिलेक्ट हो गए थे।
उच्च साक्षरता दर के कारण है, वो केरल का मानव विकास सूचकांक है वो अधिक है। तो इन दो प्रश्नों को आप छोड़ते हुए कॉपी जांच ले। 10वां प्रश्न है कि ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? तो ध्यान दीजिए, उसकी इकाई है डेसिबल या डीबी, डेसिबल। तो ध्वनि प्रदूषण को नापने की इकाई है वो डेसिबल है। आगे बढ़े, 11वां प्रश्न है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जैसे तीसरा प्रश्न बहुत मस्त प्रश्न था, एक ये नहीं है भी आपको इन प्रश्नों के बारे में जानकारी नहीं है या इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आते। मैं आपके लिए ये प्रयास करता हूं, आपको कोई पेपर बनाने वाले व्यक्ति जो है, आपका टीचर जो है, वो किस तरीके से प्रश्न की भाषा को घुमा सकता है। तो यानी मैं अलग अलग प्रश्नों की भाषा से भी आपको रूबरू करवा रहा हूं इन टेस्ट सीरीज से, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको कतई घबराहट नहीं होगी। आपको पहले से ही तैयारी होगी भी हाँ, इस तरीके से तो हम तैयारी करते रहे हैं, प्रश्न ऐसे पूछो, आंसर सेम रहते हैं। प्रश्न की भाषा का ही खेल होता है सारा, और बहुत से बच्चे उसी में घबराते हैं। तो जैसे तीसरा प्रश्न था नियतिवाद संभववाद के बीच का, बहुत प्यारी लैंग्वेज थी। उसी प्रकार ये चैप्टर भी बहुत ही, जो प्रश्न है ये छठे चैप्टर वाला, ये भी बहुत प्यारा है। क्या रेखीय प्रतिरूप की बस्तियों के अवलोकनार्थ, अवलोकनार्थ का मतलब देखना, आप कौन से भूदृश्यों, भूदृश्यों मतलब लैंडफॉर्म्स का चयन करेंगे। लैंडफॉर्म्स भूदृश्य कौन से होते हैं? सड़कें, नदियां, नहरें, ये सारे भूदृश्य होते हैं, लैंडफॉर्म्स बोलते हैं इनको। तो रेखीय प्रतिरूप की बस्तियों के अवलोकनार्थ आप कौन से भूदृश्यों का है वो चयन करेंगे। अब एक चीज देखिए, इतना मस्त प्रश्न है ये, आपसे पूछा क्या रेखीय प्रतिरूप। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो लीनियर जो पैटर्न है, रेखीय प्रतिरूप वाला जो अधिवास है वो कहां होता है, ये पूछ रहा है। तो हमें पता है वो कहां होता है, सड़क मार्ग के किनारे, रेल मार्ग के किनारे, नहर है, नदी घाटी में है, या समुद्र तट के सहारे। इन जगहों पर कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, अधिवास का रेखीय प्रतिरूप पाया जाता है। तो उसने कहा है कोई दो का चयन करके बता दीजिए। तो आप कोई भी दो, जैसे मैंने यहां सड़क मार्ग और रेल मार्ग लिख दिया। तो रेखीय प्रतिरूप जो पैटर्न है अधिवास का, वो कहां है, सड़क मार्ग और रेल मार्ग के किनारे पाया जाता है। तो इनके आसपास ही मिलता है ये। तो ये दो रूप उसने दो पूछे, दो लिख दिए। उसके अलावा कोई पूछता तो आप नदी घाटी लिख देते, नदी लिख देते, नहर लिख देते, तो वो भी सही थे। तो बहुत ही मस्त प्रश्न था ये। 12वां प्रश्न है कि ग्रामीण अधिवास के चारों प्रकारों के नाम लिखिए। तो ग्रामीण अधिवास के हमें पता है 4 प्रकार हैं, सघन या गुच्छित अधिवास, दूसरा है परकीर्ण या एकांकी अधिवास, तीसरा है मिश्रित अधिवास, और चौथा है पल्ली अधिवास। तो 1/4 1/4 मानते हुए जितने आपके सही हैं उस हिसाब से अपने आप को अंक दे दीजिएगा। अच्छे टीचर भी बनना है ना आपको जांचते हुए। और आगे बढ़े, 13वां प्रश्न है कि गंगा नदी के मैदानी भाग की यात्रा के दौरान आप किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास का अवलोकन करेंगे। अब देखिएगा, जैसे आपका 11वां प्रश्न था वही बात आ गई। 11वें में तो उसने ये पूछ लिया कि रेखीय प्रतिरूप के लिए आप किन भूदृश्यों का अवलोकन करेंगे, और यहां उसने उस भूदृश्य का नाम दे दिया गंगा नदी। हमने कहा नदी के किनारे भी रेखीय प्रतिरूप मिलते हैं। तो यहां जैसे आपने गंगा यमुना नदी पढ़ा है, तो गंगा नदी के मैदानी भाग की जब यात्रा करेंगे तो हमें किस प्रकार के अधिवास जो प्रतिरूप है वो मिलेंगे, तो वो मिलेंगे हमें रेखीय प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप। और अगर ग्रामीण अधिवासों में इसकी बात करें तो हमें मुख्यतः वहां पर से जो सघन जो गुच्छित अधिवास है वो रूप भी मिलेंगे। तो रेखीय प्रतिरूप इसका ज्यादा उचित आंसर है। 14वां प्रश्न है कि भारत में प्रयुक्त लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है और अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता रहा है ये प्रश्न। तो इसमें क्या है, अलग अलग देशों का अपना तरीका है। अपने भारत की बात करें तो ऊपर आपको स्त्रियों की संख्या, महिलाओं की संख्या लिखनी है, और बटा में आपको पुरुषों की संख्या लिखनी है, और गुणा में 1000 करना है। ध्यान दीजिए, 100 मत कर देना, आदत पड़ी होती है प्रतिशत वाली 100। तो स्त्रियों की संख्या बटा में पुरुषों की संख्या गुणा में 1000, ये फॉर्मूला है वो लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए इंडिया में इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं की संख्या ऊपर रखनी है, ध्यान दीजिएगा। अब बात आती है 15वें प्रश्न की। ये भी बड़ा सिंपल सा और प्यारा प्रश्न लगता है मुझे कि सन नगर, हमने पहले एक प्रश्न आया 8वां सन नगर 1915 में आया, पैट्रिक गिडीज ने दिया कि सन नगर के को 2 उदाहरण लिखिए।
यानी जो सन नगर की श्रेणी में आते हैं। और इस प्रश्न को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता था कि भारत के अंदर सन नगर के कोई 2 उदाहरण लिखिए। तो पर्टिकुलर आपको इंडिया का नाम देकर भी पूछा जा सकता था। उसकी अगर हम बात करेंगे तो सन नगर वाली स्थिति में अगर हम जाएं तो वहां पर मैंने एग्जांपल तो यहां लिख दिए हैं, इंडिया वाले संदर्भ में लिखे हैं, दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली नोएडा। दिल्ली गुड़गांव और दिल्ली नोएडा, क्योंकि 2 पूछे थे। उसके अलावा इंडिया का अगर आपसे पूछ लें आपके सिलेबस के अनुसार तो ग्वालियर आप लिख सकते हो, ठीक है, लश्कर मुरार लिख सकते हो। इसी प्रकार ग्रेटर लंदन है, टोक्यो है, शिकागो है, ये भी इसके उदाहरण हैं। तो यहां इंडिया की तो बात की नहीं, तो आप ग्रेटर लंदन, टोक्यो, शिकागो या ग्वालियर, दिल्ली गुड़गांव, दिल्ली नोएडा, इनमें से कोई भी 2 का नाम आपको लिखना है। ये सारे सन नगर की श्रेणी में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, और अक्सर हर साल 2 साल छोड़कर इस प्रकार का गणितीय फॉर्मूले पर आधारित प्रश्न है वो आता रहा है। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि एक प्रदेश का क्षेत्रफल 530 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या है वो 85,860 है, तो उसका जनघनत्व बताइए। अब देखिए, हमें पहले तो ये पता होना चाहिए भी जनघनत्व ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो जनघनत्व में क्या होता है? कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल की हम बात करते हैं। ध्यान दीजिए, कुल जनसंख्या ऊपर, बटा में क्षेत्रफल की बात आती है। तो यहां पर हमारी जनसंख्या बाद में दी है, कहीं ये नहीं हो भी 530 में भाग देने बैठ जाओ, तो ऊपर लगाना है 85,860 कुल जनसंख्या है और बटा में 530, ठीक है। बिंदी से बिंदी काट देना और 8,586 में आपको किसका भाग देना है? 53 का भाग देना है। भैया थोड़ा सा गुणा भाग सही कर लेना, गड़बड़ मत कर देना। जब आप 53 का इसके अंदर भाग दोगे तो उत्तर आएगा आपका 162। 162 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये उसकी पूरी इकाई है। तो 16वें प्रश्न का उत्तर क्या लिखना है आपको? जनघनत्व कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल करके, और अगर क्योंकि 1 नंबर का है तब तो आप सीधा ये उत्तर निकाल के लिख दोगे, तब भी सही है। लेकिन 2 नंबर का होगा तो आप ध्यान दीजिए, यही प्रश्न अगर आपका परीक्षा में 2 नंबर का आता है तो पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे जनघनत्व यानी कुल जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल, फिर जनसंख्या में क्षेत्रफल का भाग देकर जो भी उत्तर आएगा उसके आगे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आपको लिखना है। तो 16वें प्रश्न का आंसर है 162 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 17वां प्रश्न है कि किस देश को छोड़कर एशियाई महाजन समूह के सभी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं? अच्छा प्रश्न है। आपको पता है एशिया में एक अपवाद है, एक देश जो कृषि प्रधान, जो जनसमूह के सभी देश कृषि प्रधान नहीं है वो देश, और वो देश कौन सा है? जापान। जापान कृषि प्रधान देश नहीं है। ये पूछा इसने कि किस देश को छोड़कर एशियाई महाजन समूह के सभी देश कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले हैं, क्योंकि आपको पता है एशिया के अंदर जापान है वो एक विकसित देश है। एशिया में आपसे यह भी पूछ ले कि विकसित देश का नाम बताइए, तो पहला नाम आपके दिमाग में जापान आ जाना चाहिए। और अब जापान की विश्व मानचित्र पर लोकेशन आपको पता होना चाहिए, चाइना के पास ही उत्तरी कोरिया हुए है और महासागर के अंदर इधर बिल्कुल साइड में जापान है। तो जापान है वो एशिया महाजन समूह का वो देश है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला नहीं है। 18वां प्रश्न है कि भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र कौन से कोयला क्षेत्र के समीप स्थित है? ये आपके पीछे के प्रश्नों में से मैंने शामिल किया है। भारत का लौह इस्पात केंद्र 9वें चैप्टर से है ये प्रश्न। भारत के प्रमुख लौह इस्पात केंद्र से कोयला कहां से लिया जाता है? तो ध्यान दीजिए, कोयला है वो दामोदर घाटी के झरिया और रानीगंज कोयला उत्पादक क्षेत्रों से लिया जाता है। हम जब भारत का लौह इस्पात उद्योग पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसका जिक्र है वो आता है और आपने पढ़ भी लिया होगा। तो यहाँ आपको झरिया या रानीगंज, झरिया और रानीगंज लिखना है या दामोदर घाटी लिख दिया है तो भी सही है। तो दामोदर घाटी में झरिया और रानीगंज कोयला जो खदान है वहां से कोयला है वो भारत के अंदर लौह इस्पात उद्योग के लिए प्राप्त है वो किया जाता है। तो झरिया रानीगंज लिख दिया है, दामोदर घाटी लिख दिया तो भी सही है। आगे बढ़े। 19वां प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है
कि प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अब कहीं आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, अभी 12वें चैप्टर में आप कहोगे सम्मेलन हटा दिए गए हैं, लेकिन आप जहां से सम्मेलन शुरू होते हैं उससे पहले आपका ओजोन परत है, वहां पर भी ये बात अच्छे से लिखी हुई है। तो आप ध्यान रखिएगा, सम्मेलन खत्म होने के बाद भी एक टेबल बनी हुई है जिसमें प्रमुख दिवस है वो दिए गए हैं, उनको आप जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लास्ट वाला जो 2 टेबल बनी हुई है उनको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। तो प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। बहुत अच्छा एक सामान्य सा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है। 20वां प्रश्न है कि भारत में नगरीय अधिवास के क्या आधार है, यानी नगर की परिभाषा निर्धारण वाली बात आ गई इसके अंतर्गत। तो 2 तरीके की बातें इसमें शामिल है। एक तो जनसंख्या 1 लाख से अधिक हो किंतु 10 लाख से कम हो, और दूसरा है कि 50% से अधिक जनसंख्या गैर प्राथमिक कार्यों से जुड़ी हुई हो, तो उसे भारत में नगर की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये था आपके 1 से 20 तक एक एक नंबर वाले प्रश्नों की बात थी, और अब चेक भी कर लिया होगा आपने। अब बात करते हैं अपने आपका 21वां प्रश्न। देखिए 21वां प्रश्न है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों को समझाइए। एक चीज सुन लीजिएगा बच्चों, 21वां और 22वां पाठ है ना, ये सॉरी जो प्रश्न है इस पेपर में, या तो आपको इस साल के बोर्ड परीक्षा में दोनों मिल जाएंगे, और दोनों नहीं तो एक तो पक्का है। तो अच्छे से तैयार कर लीजिएगा इस प्रकार के दोनों टॉपिक को। तो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले, अब इस पर मैं ज्यादा यहां चर्चा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये रिपीट प्रश्न है, पहले के टेस्टों में भी ये प्रश्न है वो आया है। तो आप देखेंगे ये प्रश्न आपके 9वें पार्ट से है, वो लिया गया है 9वें चैप्टर से, और उसके अंदर स्टार्टिंग में ही 72, 73, 74 नंबर पेज पर है। जैसे कच्चा माल वाला पॉइंट है, शक्ति के साधन, परिवहन और संचार के साधन, बाजार, कुशल श्रमिक, पूंजी, जलापूर्ति, जलवायु, उच्च तकनीक और सरकारी नीतियां और कुछ अन्य कारक है वो दे रखे हैं। तो मैंने पहले भी आपको कह रखा है, आप 4-5 जो टॉपिक है, जो कारक है, इनको अच्छे से आपको तैयार करना है, बड़े प्रश्न के रूप में भी। और पिछले के टेस्ट जो जिन बच्चों ने दिए हैं समझ गए होंगे, जैसे अलग से भी आप उच्च तकनीक है वो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने में कैसे कारगर है, जलापूर्ति कैसे कारगर है, सरकारी नीतियां कैसे लाभप्रद है, कच्चा जो माल है वो किस प्रकार उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करता है। तो इस तरीके से भी प्रश्न है इसमें से पूछे जा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं इन 10 में से आप कोई भी 4 पॉइंटों का इस्तेमाल किया है और उसका अच्छे से व्याख्या की है, कम से कम 3-3, 4-4 लाइनें आपने उसको अंदर, क्योंकि 4 नंबर का है तो एक एक नंबर के 4 पॉइंट बनाओगे तो हर पॉइंट के अंदर एक सारगर्भित बात की 4-4, 5-5 लाइन आपको इसमें अवश्य लिखनी है, और उस हिसाब से ही आपको नंबर देना है। तो आप अपने नोट्स या पाठ्य पुस्तक का भी इसको जांचने में है वो इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, जितना सही है उस हिसाब से नंबर दे दीजिएगा। और इसी प्रकार अगर हम बात करें 22वां प्रश्न है कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक और आर्थिक कारकों को समझाना है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसकी अगर हम बात करें तो पेज संख्या बता देता हूं आपको मैं, पेज संख्या है इसकी 21, 22, 23 पाठ्य पुस्तक के हिसाब से बात करता हूं तो जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, भौतिक कारक में स्थिति है, जल की उपलब्धता है, जलवायु है और मृदा है, और आर्थिक कारक में खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक है। तो भौतिक कारक के भी 4 पॉइंट दे रखे हैं और आर्थिक कारक के भी 4 पॉइंट दे रखे हैं। तो इस हिसाब से लिखना है और प्रत्येक पॉइंट के अंदर एक एक 2-2 लाइन में सारगर्भित तरीके से अपनी बात लिखनी है। और 2 नंबर का यहाँ पर भौतिक कारक है और 2 नंबर का आर्थिक कारक है, यानी भौतिक कारक में 4 लिखोगे तो 1/2 1/2 के हिसाब हो गया, और आर्थिक कारकों में भी चारों नाम लिख दीजिए और उसके अंदर 1 या 2-2 लाइन में अपनी बात को एग्जाम्पल दे दीजिए या उसका अर्थ है वो समझा दीजिए भी, क्या है उद्योगकरण, क्या है नगरीकरण, क्या है खनिज, क्या है, उदाहरण से समझा दीजिए। 1 या 2-2 लाइन में आप वो बात है वो इसके अंदर लिख दीजिएगा। तो नोट्स या पाठ्य पुस्तक का इस्तेमाल इसमें थोड़ा सा अवश्य कर लीजिएगा, और ये भी 4 नंबर का है। अब इसके बाद आगे अपने मानचित्र आधारित प्रश्न है, और आपको क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ आपको अलग अलग तरीके के प्रश्नों से भी रूबरू करवाना है,
क्योंकि इन खंड ए में से हमारे 10 टेस्ट पहले हो चुके हैं और बहुत से अच्छे अच्छे प्रश्नों से मैंने आपको रूबरू करवाया है। जो बच्चे लेट जुड़े, मैं कहूंगा आप चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। शुरू का 1 2 3 पेपर नहीं है, तो मैं अभी 1 2 दिन में ही उन पेपरों की पीपीटी है वो वहां पर मैं डाल दूंगा, आपको मिल जाएगी। और तो आप जैसे ही एक चैप्टर पूरा होता है फिर टेस्ट दें, अपना मूल्यांकन कर लें। सॉल्यूशन वाली वीडियो से आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और तो आज के ये तीनों प्रश्न मानचित्र के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है भूगोल में मानचित्र का काफी रोल है। हम अलग से भी इसकी वीडियो श्रृंखला है वो बनाएंगे, एक बार सिलेबस अपना पूरा हो जाए। 3 चैप्टर रहे हैं, 23वां 24वां 25वां राजस्थान वाले। अब नेक्स्ट वीक से अपने को 23वां चैप्टर पूरा करना है और साथ में आपको पीछे टेस्ट की तैयारी है वो भी करते रहना है। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर है वो मानचित्र पर ही देने थे। नहीं है तो आप अपनी व्यवस्था जरूर रखें, बाजार से, आप दुकान से इंडिया और वर्ल्ड और राजस्थान के तीनों तरह के मैप वाली जो शीट है वो आप अपने पास रखें और उन पर अपने को खूब अभ्यास करना है, क्योंकि इस साल 11 नंबर का है मानचित्र जो अपने पाठ्यक्रम में है। तो इसमें 23वें का अंदर 2 प्रश्न है। 23वें का पहला प्रश्न है कि भारत के रेखा मानचित्र में भील और गोंड जनजाति के निवास क्षेत्रों को अंकित करना है। तो आपको खाली मैप मिलेगा और उसमें इसको अंकित करना है। और आप यहाँ स्क्रीन पर आप देख लीजिएगा भील और गोंड जनजाति के निवास क्षेत्रों को किस प्रकार से प्रदर्शित करना है। रेड पेन से यहाँ पर शो किया गया है। तो इस तरीके से आपको वहाँ अंदर स्टेट नहीं मिलेंगे, आपको बोर्ड परीक्षा में जो मानचित्र मिलेगा वो ब्लैंक मिलेगा, सिर्फ बाहर की स्टेट इंडिया की बाउंड्री होगी। तो आप थोड़ा सा आइडियल, थोड़ा सा लगभग आइडिया आपका सही जाना चाहिए भी इस क्षेत्र में भील है और इस क्षेत्र में गोंड जनजाति है। तो इस प्रकार से आपको आड़ी टेढ़ी जो भी सिंबल के रूप में आपको प्रदर्शित करनी है और जहां पर है वहां पर आप लिख दीजिएगा भी इधर भील जाती है, इधर गोंड जनजाति है। और अब बात करते हैं अपने 23वें प्रश्न के सेकंड मानचित्र पर। क्या विश्व के रेखा मानचित्र में एस्किमो और बुशमैन जनजाति के निवास क्षेत्रों को दर्शाना है। तो ये भी आप मानचित्र पर देखिए किस प्रकार से विश्व मानचित्र जो आपको मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, उसके अंदर अब आपको ध्यान होना चाहिए एस्किमो कहाँ है। एस्किमो आपको पता है कनाडा के ऊपर है, ग्रीनलैंड जो इलाका है वहां पर। तो आपको उस साइड में आप देखिए, मैंने यहाँ रेड कलर से, आपके पास ब्लू या ब्लैक पेन होगा उससे आपको वहां प्रदर्शित करना है और लिख देना है एस्किमो जनजाति। अब दूसरा आपसे इसमें पूछा है कि बुशमैन जनजाति कहाँ है। बुशमैन जनजाति आपको पता है कालाहारी मरुस्थल में रहती है, वो कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप। तो अब आपको मानचित्र में ये पता होना चाहिए भी अफ्रीका महाद्वीप कहाँ है। और अफ्रीका महाद्वीप के नीचे वाला दक्षिण अफ्रीका, बोस्त जो आसपास वाले जो देश है वहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है, एक घेरा हम वहाँ बना देंगे और उसमें लिख देंगे भी यहाँ पर बुशमैन जनजाति है वो निवास करती है। तो इस प्रकार से आपको मानचित्र भरना है। और अब बात करते हैं अपने 24वां प्रश्न है कि विश्व के रेखा मानचित्र में सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करना है। ये भी बहुत ही मस्त प्रश्न लगता है मुझे, और इस प्रकार के प्रश्न अभी तक बोर्ड परीक्षा में पूछे नहीं गए, लेकिन ध्यान दीजिएगा क्योंकि अब आपके क्या है 10वां और 11वां चैप्टर हटा दिया है, तो विश्व मानचित्र की बहुत सी लोकेशन है वो कम होगी, क्योंकि उन 2 चैप्टर में जो लोकेशन है वो अब बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। तो आपके सिलेबस के अंदर अब जो चैप्टर है ना उसमें जो विश्व या भारत या राजस्थान के जो मानचित्र दिए होंगे उसी में से ही प्रश्न है, लोकेशन है वो पूछी जाएगी। तो इस हिसाब से 2 चैप्टर कटने से आपकी कुछ लोकेशन कम होगी। तो इस हिसाब से फिर ये जनसंख्या वाले जो मानचित्र है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ये आपका जो प्रश्न है 24वां, ये तीसरे पार्ट से लिया गया है और पहला ही मानचित्र आपको 3.1 उसमें मिलेगा। आपको मोटा मोटा ये ध्यान रख लेना सघन जनसंख्या कहाँ है, क्योंकि जहां सघन जनसंख्या उसके पास ही सामान्य जनसंख्या है, ये ध्यान रख लेना। तो इसमें अगर आपसे पूछेगा ना ज्यादा संभावना यही रहेगी कि सघन जनसंख्या या सामान्य जनसंख्या। तो ध्यान रखिए जहां सघन है उसके आसपास ही कौन सी हो जाएगी, सामान्य हो जाएगी, और सामान्य से आगे विरल हो जाएगी और विरल से आगे अति न्यून हो जाएगी। तो आपको सघन को ध्यान में रखना है, चाहे यहां जनसंख्या वितरण पूछ ले चाहे जनसंख्या घनत्व पूछ ले। ध्यान दीजिएगा पॉपुलेशन डेंसिटी पूछे या डिस्ट्रीब्यूशन पूछे, दोनों का मानचित्र इसी तरीके से भरा जाएगा। सघन जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं आप उसमें अब मानचित्र में आप देख पा रहे हो, एक तो अपने इंडिया की बाउंड्री आ गई और प्लस इधर चाइना वाली साइड आ गई, जापान आ गया, दक्षिणी कोरिया वाला ये जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र आ गया, यानी पूर्वी एशिया आ गया, दक्षिणी एशिया आ गया और दक्षिणी पूर्वी एशिया आ गया।
ठीक है। तो एशिया में तो ये 3 स्थिति आ गई बाउंड्री के ऊपर। चौथी सिचुएशन आपको भरनी है, यूरोप में भरनी है। और कहां पे है? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, जो ब्रिटेन, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन और इटली वाला जो इलाका है, वहां पर आपको डार्क कलर है वो एक सांकेतिक रूप से शो कर देना है। और लास्ट में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, अमेरिका के जो उत्तरी पूर्वी वाली जो साइड है वहां पर आपको इस प्रकार से डार्क कलर में शो कर देना है। यूएसए जो अमेरिका का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है वहां पर जनसंख्या है वो सघन पाई जाती है और इन्हीं क्षेत्रों में घनत्व भी ज्यादा पाया जाता है। तो इस प्रकार से आपको मानचित्र है वो भरना है। उम्मीद कर रहा हूं आप लाभान्वित हो रहे होंगे इससे, इस प्रकार से। और बाकी मैं आपके आगे से अपने बिल्कुल इसकी मानचित्र कैसे भरने हैं, क्या श्रृंखला शुरू करेंगे, तो कोई टेंशन मत रखिएगा। एक बार अभ्यास तो कीजिए आप, बाद में फायदा भी होगा आपको। हाँ, इजी लगेगा जब मैं आपको दोबारा आगे पढ़ाऊंगा इन चीजों को। और अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न की। 25वां प्रश्न है कि विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित लौह इस्पात केंद्रों को अंकित करना है। 4 देर का है, चारों 1-1 नंबर के हैं। इससे पहले जो 24वां था तो कम से कम 4 लोकेशन बनती है, वहां भारत वाली होगी, इधर चाइना वाली होगी, यूरोप वाली, अमेरिका वाली, उनको 1-1 नंबर के हिसाब से आप चेक कर दीजिए। विश्व मानचित्र पर हमने कहां कहां शो किया उस हिसाब से, और इसमें भी प्रत्येक पोजीशन है वो 1-1 नंबर की है। और 23वें के अंदर 2 थे, 2-2 नंबर की हो गई, एक भील, एक गोंड वाली हो गई और एक एस्किमो और एक बुशमैन, क्योंकि 23वां प्रश्न है उस टोटल 4 नंबर का वो हो गया। तो इसमें आपको लोकेशन बतानी है। पहली है क्रिबोई रोग। क्रिबोई रोग अब आपको पता होना चाहिए यूक्रेन में है, और यूक्रेन कहां पर है? यूरोप महाद्वीप में है। तो लगभग आप मानचित्र में आप देख भी सकेंगे, लगभग यूरोप, रूस के बाद यूरोप जो है लगभग बीच से में है यूक्रेन। वहां पर आप क्रिबोरोइग बिंदी लगा के गोला करके और उसके पास कहीं पर लिख दीजिए, ऊपर नीचे कहीं भी तीर का निशान लगा के। दूसरा, फिर रूस में आ जाइए, टोनसक या ओमसक आपसे पूछे तो वो रूस में हो गया, लोकेशन आप देख सकते हो। तीसरा, आप अमेरिका की लोकेशन पूछी है, शिकागो, तो आपको पता है जो उनकी झील है, उनके झील के जस्ट नीचे ही है, शिकागो भर लीजिए। और सबसे नीचे आप भरेंगे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पूर्व जो पश्चिमी छोर है वहां पर है पर्थ है आपका, पर्थ, क्योंकि पूर्वी छोर पर सिडनी है, पश्चिमी छोर है पर्थ है, तो वहां नीचे वाली साइड में आप गोला करके बिंदी लगा के और वहां पर पर्थ आप लिख दीजिए। और कई बार क्या होता है जगह कम होती है तो वहां गोला लगा दीजिएगा और तीर लगा के आप लोकेशन कहीं भी दूसरी जगह लिख दीजिए ये कौन सा है। तो क्रिबोई रोग, टॉमसक, शिकागो और पर्थ आपको इस प्रकार से विश्व मानचित्र पर भरने थे। तो ये थे अपने स्माइल सेट का 11वें पेपर के 25 प्रश्न थे, उनको किस प्रकार से आपको उत्तर देना था। और बहुत ही अच्छे और प्यारे और नए प्रश्न भी आपको इसमें मिले होंगे। 2 प्रश्न जरूर गलती से 5वें चैप्टर से पूछे गए, कोई बात नहीं, फिर भी आपने पढ़े होंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। आप उस जिन बच्चों को दिक्कत थी उन 2 प्रश्नों में, वो 38 नंबर के हिसाब से आप अपनी कॉपी है वो चेक कर लीजिएगा। और इस वीडियो के लिंक में आप अपने नंबर शेयर कर लीजिएगा। और साथ में जैसे कि मैंने कहा, बहुत जल्द 2-3 दिनों बाद एक आपके प्रश्नों को जो वीडियो होगा, उस जो प्रश्न होंगे उसको वीडियो के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश रहेगी। तो आपके जो भी जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न आपके दिमाग में चल रहा हो, विषय संबंधित, परीक्षा संबंधित, स्कूल संबंधी, किसी भी प्रकार की कोई भी स्माइल सेट पेपर संबंधी, तो आप इस कमेंट बॉक्स में, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल दीजिएगा और यहीं से फिर मैं आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा। जिन बच्चों ने पहले कहीं और प्रश्न लिखे हुए हैं तो उनसे निवेदन करूंगा वो भी यहीं दोबारा उन प्रश्नों को लिख दें, और ताकि मुझे उन प्रश्नों को कलेक्शन में कोई ज़्यादा माथाफोड़ी है वो नहीं करनी पड़े। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे मेरे साथ लाभान्वित हो रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा हौसला अपने आप ही दुगना हो जाएगा, मैं और आपसे कहीं ज़्यादा खुश हो जाऊंगा। इसी प्रकार मैं आपका और आप मेरा हौसला बढ़ाते रहें और हम आगे बढ़ते रहें, और हम पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। और इस विकट परिस्थिति में भी हम अपने आप को बचाए भी रखना है, इसलिए मास्क जरूर लगाए रखना है। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।